students, today I am here with the next topic of this chapter. The topic is conductance. बच्चों conductance क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था resistance, ये बिल्कुल resistance का अपोजिट है. resistance क्या करता है? करंट के फ्लो को रोकता है, करंट के फ्लो को कम करता है. लेकिन कंडक्टेंस क्या करता है? कंडक्टेंस मतलब वो कितने करंट को पास होने दे रहा है, कितनी करंट को अलाउ कर रहा है कि वो उस कंडक्टर से पास हो. तो इसे कहते हैं हम कंडक्टेंस. कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से. कंडक्टेंस इज अपोजिट टू रेजिस्टेंस. तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? G इज इक्वल टू 1/R. ये हो गया कंडक्टेंस. अब जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है कंडक्टिविटी. तो जिस तरीके से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होती है वैसे ही कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी होती है. कंडक्टिविटी क्या है? उस मेटल की या उस जो भी मैटर है उस मैटर की प्रॉपर्टी है. तो ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से. सिग्मा इज इक्वल टू, ये होती है रेजिस्टिविटी की अपोजिट. दिस इज अपोजिट टू रेजिस्टिविटी, तो 1/ρ. ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडक्टिविटी. अब कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पढ़ने के बाद में हमें कुछ ऐसे फॉर्मूले पढ़ने हैं जो मिनिएचर फॉर्म में है. मिनिएचर फॉर्म में मतलब जैसे हमें करंट I इज इक्वल टू -NEAVD तो मालूम है, ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं. बट अगर मैं किसी मेटल की, मान लीजिए ये पूरा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट के फ्लो की बात करती हूँ तो वो करंट इस पूरे कंडक्टर से फ्लो होने वाली है. तो ये I इज इक्वल टू -NEAVD फॉर्मूला इससे फ्लो होने वाली करंट के लिए हो गया. बट ये जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू क्या होता है? I/A. मतलब करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया. यूनिट एरिया से कितनी करंट पास हो रही है. ठीक है, तो यूनिट एरिया से पास होने वाली करंट इसके मिनिएचर फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि इस पूरे कंडक्टर में से आप यूनिट एरिया के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, इसलिए हम इसको मिनिएचर फॉर्म कह देते हैं. तो यहाँ पर इसको हम ये भी कहते हैं करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन. ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में रिलेशन आने वाला है. तो I की वैल्यू रख देते हैं -NEAVD अपॉन एरिया A से A कैंसिल, तो हमें मिल गया -NEVD. ये मिल गया आपको किसके बराबर? करंट डेंसिटी के बराबर. ये आ गया. उसके बाद अब हम निकालते हैं रेजिस्टेंस मिनिएचर फॉर्म में. मिनिएचर फॉर्म में मतलब हमें इस रेजिस्टेंस को निकालना है इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में. ठीक है, जिस फॉर्मूले में इलेक्ट्रॉन आ जाए और नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी. ये जो N है बच्चों, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो N और E के टर्म्स में रेजिस्टेंस निकालना है. इसको भी हम रेजिस्टेंस का मिनिएचर फॉर्म कहते हैं. ठीक, तो हमें मालूम है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू V/I, और V होता है हमारा E इंटू डी. डी मतलब डिस्टेंस या लेंथ. तो यहाँ पर कंडक्टर की लेंथ है L हमारे पास. अपॉन में हमने I की वैल्यू रख दी है NEAVD. ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ से VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट करके दिखाई थी. ये होती है EE/m इंटू टाउ. ठीक है, तो यहाँ हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो E से E कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा के ये m ऊपर चला जाएगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे. तो ये बन जाएगा mL/NE²A टाउ. ये आ गया रेजिस्टेंस. अब अगर रेजिस्टिविटी निकालनी है, रेजिस्टिविटी भी आपको N और E के टर्म्स में ही निकालनी है. तो इसे कैसे निकालेंगे? तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA/L. R की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देते हैं जो अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट की है, ये रख दी, इनटू A की जगह A, L की जगह L रख दिया. L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, तो हमें मिल गया ρ इज इक्वल टू m/NE² टाउ. ये मिल गया हमको रेजिस्टिविटी N और E के टर्म्स में. ठीक है, अब इसके बाद हमें कंडक्टेंस निकालना है. तो बच्चों कंडक्टेंस कैसे निकलेगा? कंडक्टेंस होता है अपोजिट टू रेजिस्टेंस, मतलब 1/R. तो यहाँ से ये जो आपने रेजिस्टेंस निकाला था इसका अपोजिट कर दीजिए, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए. तो ये हो जाएगा NE²A टाउ अपॉन ML. ये मिल गया. अब कंडक्टिविटी निकालना है. कंडक्टिविटी होता है रेजिस्टिविटी का अपोजिट. तो रेजिस्टिविटी का अपोजिट करना है तो रेसिप्रोकल कर दो ये जो रेजिस्टिविटी निकाली थी. तो ये आ जाएगा NE² टाउ अपॉन M. ठीक है, ये आ जाएगा कंडक्टिविटी. अब जब ये सारी वैल्यूज़ या ये सारे टर्म्स आपको मिल गए हैं मिनिएचर फॉर्म में, तो उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ का मिनिएचर फॉर्म हमें कैलकुलेट करना है. तो वो कैसे करेंगे? ओम्स लॉ हमें मालूम है V इज इक्वल टू RI या IR. ये हो गया. V की वैल्यू हमें मालूम है होती है E इंटू L.
आर को हम लिख सकते हैं रो एल अपॉन ए इंटू आई को लिख सकते हैं जे इंटू ए, ये लिख सकते हैं। ए से ए कैंसिल हो गया, इस एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ई इज इक्वल टू, यहाँ से मिलेगा 1 अपॉन सिग्मा इंटू जे। 1 अपॉन सिग्मा किसको लिखा हमने, ये रेजिस्टिविटी को लिखा है ना। ये जो सिग्मा होता है वो आपका होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से अगर हमें इसकी वैल्यू लिखनी है तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सिग्मा, तो हमने लिख दिया है 1 अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ से जे आपको मिल जाएगा क्या, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ठीक है, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो ये आपका रिलेशन है करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, ठीक है। तो यहाँ से ये रिलेशन आपको मिल जाता है फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के लॉ से मिलता है, इसलिए आप इसको मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है जो नेक्स्ट टॉपिक, वो नेक्स्ट टॉपिक है प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। अब प्रूफ कैसे करेंगे हम ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ हमने कह तो ये दिया था कि V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना। बाय ओम्स लॉ वी नो V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना है। V अपॉन आई हम कैलकुलेट करते हैं, अगर वो वैल्यू कांस्टेंट आ जा रही है इसका मतलब ओम्स लॉ हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो हम पहले V अपॉन आई की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, फिर उस वैल्यू को चेक करेंगे कि वो कांस्टेंट है या नहीं। अगर कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब हमने इसे प्रूफ कर दिया। तो V अपॉन आई निकाल देते हैं। V होता है बच्चों E इंटू एल अपॉन आई होता है NEAVD, मालूम है ये। और VD की वैल्यू होती है EE अपॉन M इंटू टाउ। ये वैल्यूज हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। E से ये E कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाए, ये M ऊपर चला जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू A। ये आ गई वैल्यू आपकी V अपॉन आई की। V अपॉन आई की वैल्यू ये आने के बाद अब हमें चेक करना है कि ये पूरा जो वैल्यू हमें मिला है ये कांस्टेंट है या नहीं है। चेक कर लेते हैं वैल्यूज़। यहाँ पर मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर की लेंथ है L और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। तो जब तक मैं इस कंडक्टर को चेंज ना करूँ, इसकी जगह पर कोई दूसरा कंडक्टर ना रख दूँ, क्या ये लेंथ चेंज होगी? नहीं होगी। जब तक मैं इसमें कुछ तोड़ मड़ोड़ नहीं करूँगी या इसे खींचूंगी नहीं, या फिर मैंने यहाँ पर रिप्लेस नहीं किया इसको, तब तक ये ना तो लेंथ चेंज होगी ना तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होने वाला है। तो ये L और A क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स हैं। कैसे कॉन्स्टेंट्स हैं? हम इन्हें कह देते हैं कंडक्टर कॉन्स्टेंट्स। A एंड L आर कंडक्टर कॉन्स्टेंट्स। तो इस फॉर्मूले में ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला है, L और A तो कॉन्स्टेंट हो गए, अब बचा M, N, E और टाउ। तो इनमें देख लेते हैं हम लोग बच्चों, ये जो N और टाउ है ये क्या है? टेम्परेचर के साथ में चेंज होंगे। कैसे टेम्परेचर के साथ में चेंज होंगे? जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते हो उतना ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा मूव होंगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर के साथ में ये n चेंज होता है और टेम्परेचर के साथ में ही ये टाउ भी चेंज होगा। तो मतलब अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, टेम्परेचर को चेंज नहीं करो, तो ये n और टाउ भी क्या होंगे, कांस्टेंट ही होंगे किसी एक गिवन मटेरियल के लिए, ठीक है, या किसी भी गिवन कंडक्टर के लिए। सो n एंड टाउ एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल। तो अब n और टाउ भी कांस्टेंट हो गया, अब बचा m और e। तो m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और e क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो किसी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और उसका मास तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है, तो E और M क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट्स। तो एज द रिजल्ट दिस होल वैल्यू इज अ कांस्टेंट, ये पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। सो ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ A इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन सैंपल ऑफ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट है। सो V अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर आपने ओम्स लॉ को प्रूफ कर दिया है, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। अब हमें देखना है बच्चों, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टिविटी पर। तो रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमको अलग अलग मटेरियल्स के लिए देखना है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे मेटल्स के लिए, ठीक है। पहले मेटल्स के लिए देख लेते हैं, उसके बाद हम एलॉयज़ के लिए देखेंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए देखेंगे, सेमीकंडक्टर्स के लिए देखेंगे। सबसे पहले मेटल्स का केस आता है। तो मेटल्स के केस के लिए बच्चों हमें देखना है सबसे पहले, अच्छा रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होती है, कब इंक्रीज़ होगी रेजिस्टिविटी। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कब बढ़ेगी, जब इसमें कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होंगे मतलब कोलिजन्स भी इंक्रीज़ होंगे। कोलिजन बढ़ जाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। कोलिजन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेंगे।
तो जितने ज़्यादा कोलिजन उतना ही रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमें एक कंक्लूजन यहाँ से पता चल गया। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ तो कोलिजन बढ़ेंगे और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ये आपको रिजल्ट पता चल गया है। तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा, अगर आपने टेम्परेचर को कुछ चेंज किया है तो वो नया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला भी हम यहाँ पर डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस R = 1 ओम है और जो चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा T, आप इसका कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ होती है बच्चों अल्फ़ा, ये होता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब एक जब आपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया है तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ा है, अल्फ़ा बढ़ा है। ठीक है, ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जब 1 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज इज अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा इंक्रीज हुआ। अब डेल्टा टी इंक्रीजेस, जब टाइम डेल्टा टी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, इतना ही तो होगा, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। सो इफ़ 1 ओम इज इंक्रीजिंग बाय अल्फ़ा डेल्टा टी, अगर 1 ओम रेजिस्टेंस था, ये 1 ओम रेजिस्टेंस था, तब कितना बढ़ रहा था, अल्फ़ा डेल्टा टी। तो अगर मैं R ओम रख दूं तो उसमें कितना इंक्रीज आएगा, उसमें आएगा R अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो इतना बढ़ गया है रेजिस्टेंस। तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ RT से, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, पहले इसका रेजिस्टेंस था RO मतलब R ओरिजिनल प्लस इस R ओरिजिनल में ये जो नया वाला और आ गया है ये और बढ़ जाएगा, ये और ऐड हो जाएगा, तो प्लस R ओरिजिनल अल्फ़ा डेल्टा टी, ये आ जाएगा। यहाँ से ये RO कॉमन आ जाएगा, कॉमन आने के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी RO 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो ये आ गया आपका नए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो जब कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज दिया, आपको डेल्टा टी की वैल्यू दी हो, अल्फ़ा दिया हो, इन दोनों में से कोई एक रेजिस्टेंस दिया हो और दूसरा आपको फाइंड करना हो, सो यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा, इसी वाले कंक्लूजन से आप एक फॉर्मूला अल्फ़ा के लिए निकाल सकते हो, अल्फ़ा इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 डेल्टा टी। ये आपको फॉर्मूला मिल जाता है अल्फ़ा का, और डेल्टा टी का फॉर्मूला मिल जाता है RT माइनस R0 अपॉन R0 अल्फ़ा। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर यही फॉर्मूला याद करते हो सिर्फ, तो उससे भी ये दोनों फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। इससे एक न्यूमेरिकल आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। बट अगर मैं एलॉय की बात करूँ, ठीक है, अगर एलॉय की बात करती हूँ तो एलॉय में क्या होगा, मेटल्स में तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टिविटी बढ़ रही थी, रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, बट एलॉयज़ में क्या होता है, रेजिस्टिविटी में नेग्लिजिबल चेंज होता है, मतलब लगभग उतना ही रेजिस्टेंस रहता है, उतनी ही रेजिस्टिविटी रहती है। वो क्यों, क्योंकि बच्चों एलॉयज़ में क्या होता है, आपने 2 या 3 मेटल्स को मिला दिया, 2 या 3 मेटल्स को मिक्स कर दिया है, तो उसके लिए ये जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा की वैल्यू बहुत ही कम होती है। ये अल्फ़ा क्या है, कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है एलॉयज़ के लिए। तो अगर मैं ये नया वाला रेजिस्टेंस फाइंड करूँ RT, तो इसका फॉर्मूला है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, तो ये जो R0 ये RT जो आता है वो लगभग इस RO के बराबर ही आ जाता है। ठीक है, तो एलॉयज़ के लिए नेग्लिजिबल चेंज इन रेजिस्टिविटी, बिल्कुल ना के बराबर चेंज होता है रेजिस्टिविटी में। ठीक है, इनका यूज़ हम कब करते हैं मैं आपको बता दे रही हूँ, जनरली बस एक लाइन में बता दे रही हूँ, इसकी प्रोसेस बहुत बड़ी होती है कैलिब्रेशन वगैरह में, तो उतना यहाँ पर इसका यूज़ नहीं है। यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस फॉर कंपैरिजन एंड कैलिब्रेशन इन लैब। अगर लैब में आपको कोई नया रेजिस्टेंस बनाना है तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स पर। इलेक्ट्रोलाइट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स आपको मालूम है कि एक तरीके के लिक्विड्स होते हैं। किस तरीके के लिक्विड होते हैं, HCl टाइप के, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाले। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयंस बढ़ते जाते हैं, आपको मालूम है। अब आयंस बढ़ेंगे तो मतलब आप ये कहोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब करंट इंक्रीज हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो जो लिक्विड है, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी पतला हो जाता है। अगर वो पतला हो रहा है मतलब उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है। विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो मतलब जो विस्कस ड्रैग है यहाँ पर, है ना, जो विस्कस फोर्स था वो कम हो जाएगा। विस्कस फोर्स कम हो जाएगा तो मतलब रेजिस्टेंस अपने आप ही कम हो गया। इट इज़ ईजियर फॉर आयंस टू ड्रिफ्ट।
आयंस के लिए मूव करना ईजी हो जाएगा। सो रेजिस्टिविटी यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि विस्कस ड्रैग कम हो गया, जो उन्हें मूव करने से रोक रहा था वो कम हो गया है, तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब बच्चों इसके बाद आ जाते हैं सेमीकंडक्टर्स पर। सेमीकंडक्टर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर दें तो सेमीकंडक्टर पे टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ में जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, देखो मान लो ये कोई आपके पास कोई सेमीकंडक्टर है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो मतलब ये n बढ़ जाएगा, ये n बढ़ेगा तो ये करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। करंट अगर इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस इसका मतलब कम हो गया है, तो रेजिस्टिविटी यहाँ पर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो बिकॉज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, जैसे ही आप हीट करोगे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे विच मेक इट कंडक्टिंग, जिसकी वजह से ये कंडक्ट करने लगेगा एंड डिक्रीज द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को कम कर देगा। तो सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है बच्चों। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका कार्बन रेजिस्टर। कार्बन रेजिस्टर्स क्या हैं बच्चों, ऐसे रेजिस्टर्स हैं, देखो जनरली अगर आप इंसुलेटर की बात करो तो इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होती, बहुत कम होती है, ना के बराबर, मतलब रेजिस्टेंस वहाँ पर ज़्यादा है। अगर आप कंडक्टर की बात करते हो तो वहाँ पर रेजिस्टेंस कम है। बट अगर आपको ना तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की ज़रूरत हो और ना ही बहुत कम की ज़रूरत हो, मतलब मिड में आपको चाहिए रेजिस्टेंस की वैल्यू, तब आप क्या करोगे, तो इसलिए बनाए जाते हैं यहाँ पर कुछ कार्बन के रेजिस्टेंसेस। ये कार्बन का पीस जैसा हो गया, कार्बन को ऐसे फोल्ड कर दिया जाता है रॉड शेप में, साइड में उसके मेटल्स लगा दिए जाते हैं और इस तरीके से यहाँ वायर, कनेक्टिंग वायर्स छोड़ दिए जाते हैं, तो ये बन गया आपका एक कार्बन रेजिस्टर। अब इस कार्बन रेजिस्टर में अगर आप वैल्यू रख दोगे, लिखोगे, मान लीजिए आपने लिखा 2.45 इंटू 10⁻³ ओम है इसमें रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इतना अगर रेजिस्टेंस है तो ये इतना बड़ा नंबर लिख पाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है, या बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम यहाँ पर नंबर नहीं लिख पाए। हो सकता है हमारे ये नंबर्स किसी दूसरे कंट्री में ना पहचाने जाएं, या अगर यही रजिस्टर अगर मान लो चाइना में बना है या कहीं और बना है तो वो ये वाला कोड तो लिखेंगे नहीं, वो अपनी लैंग्वेज में इसको लिखेंगे, तो वो लैंग्वेज हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये सारी लैंग्वेज सबके लिए आइडेंटिकल हो, सबके लिए यूनिफॉर्म हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज़ करते हैं कलर कोडिंग का। ये कलर कोडिंग क्या होती है बच्चों, ये रजिस्टर्स में क्या होता है, इस तरीके से ये 3 कलर बार्स बनाए जाते हैं, 3 कलर्स बनाए जाते हैं, यहाँ पर 3 कलर लगे होते हैं और 1 कलर यहाँ पर लगा होता है। अब इनका मतलब क्या होता है बच्चों, मान लीजिए रेजिस्टेंस की वैल्यू है वहाँ पर ये 25 इंटू 10⁻² है मान लीजिए, तो ये वाला जो 2 नंबर है वो पहला वाला बार का कलर बताएगा। मान लीजिए पहले वाले बार का कलर रेड है, तो रेड कलर का जो नंबर होगा, रेड के लिए जो नंबर हमने डिसाइड किया वो नंबर यहाँ पर आएगा। यहाँ अगर ग्रीन है तो उसके लिए जो नंबर होता है वो हम लिख लेंगे, इनटू यहाँ 10⁻, इसके ऊपर जो पावर होती है वो ये तीसरा वाला बैंड बताता है। तो इन 3 का कलर, ये 3 अलग अलग कलर में होते हैं। ये जो चौथा होता है, ये चौथा वाला कलर बताता है इसकी प्योरिटी को या टॉलरेंस को, ठीक है, टॉलरेंस को। अब वो टॉलरेंस कैसे बताएगा, मान लीजिए अगर ये जो 4th वाला बैंड है अगर ये गोल्ड कलर का है, मतलब 5% यहाँ पर क्या है, इम्प्योरिटी है। सिल्वर है तो 10% इम्प्योरिटी है, नो कलर है तो 20% इम्प्योरिटी, इससे ज़्यादा होगी तो ये फिर इस तरीके का रेजिस्टेंस हम नहीं बनाते, नहीं यूज़ में लाते हैं। अब इसके लिए जो कलर चार्ट था बच्चों, मैंने ये कहा आपसे कि ये जो 3 अलग अलग कलर्स हैं, इन 3 अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग नंबर डिसाइडेड हैं। रेड के लिए कुछ और नंबर होगा, ब्लू के लिए कुछ और नंबर होगा, तो वो नंबर चार्ट आप यहाँ से लर्न करोगे, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। नंबर चार्ट ऐसे है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। ये इस तरीके से आपको ये पूरा चार्ट याद करना पड़ता है। ये जो इनका ऑर्डर है ये बिगड़ना नहीं चाहिए, मतलब ब्लैक सबसे ऊपर है तो ब्लैक ही सबसे ऊपर रहेगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ये सीक्वेंस से लगे हुए हैं। इनके लिए नंबर क्या क्या डिसाइडेड होते हैं बच्चों, ब्लैक के लिए 0 होता है, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2 होता है, ऑरेंज के लिए 3, मतलब इसी तरीके से इंक्रीज होते जाते हैं और वाइट तक होता है 9th कलर, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मतलब किसके साथ कितनी पावर जुड़ेगी, जैसे ब्राउन है उसके साथ ब्लैक है, उसके साथ 10⁻0, क्योंकि नंबर 0 था तो 10 की पावर 0, ब्राउन है 10 की पावर 1, रेड में 10 की पावर 2, ऑरेंज में 10 की पावर 3, इसी तरीके से ये बढ़ते जाते हैं। यहाँ लास्ट में गोल्ड में आकर ये 10 की पावर -1 हो जाती है और सिल्वर में आकर 10 की पावर -2 हो जाती है। अच्छा, ये चीज़ तो आप समझ गए। अब
इस चीज़ को आप याद कैसे करोगे, इसको याद करने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक पूरे एक सेंटेंस में आ जाती है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, बी रॉय, बी भी कैपिटल है, ये वाला बी भी कैपिटल है, ROY, आर भी कैपिटल, O भी कैपिटल, Y भी कैपिटल। ऑफ मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है। ग्रेट में जी कैपिटल बनाया है, बाकी स्मॉल। ब्रिटेन बी कैपिटल है। हैज़ भी स्मॉल है, अ भी स्मॉल है। वेरी में वी कैपिटल। गुड जी कैपिटल। वाइफ W कैपिटल। तो जितने भी ये कैपिटल लेटर्स हैं, मैं इनको अंडरलाइन कर दे रही हूँ कैपिटल वालों को, यही आपकी सीरीज़ के कलर्स हैं, ठीक है। अब इन कलर्स को आप क्या समझोगे, ये वाला हो गया ब्लू, ये वाला हो गया ब्लैक, ये वाला हो गया ब्राउन, ये वाला हो गया रेड, ऑरेंज, येलो, फिर आ जाता है ग्रीन, ब्लू, और वी से वॉयलेट, और दिस जी फॉर ग्रे, और ये W मतलब वाइट। तो इस वाले सेंटेंस से आप इन कलर का नंबर याद कर सकते हो। ज़्यादातर ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपके लर्न करने के लिए ये एक ट्रिक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है बच्चों टॉपिक, वो आता है नॉन ओमिक सर्किट्स। ये नॉन ओमिक सर्किट्स क्या होते हैं? नॉन ओमिक नाम से ही पता चल रहा है, जो ओम के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ना चाहिए। जितना हम V बढ़ेंगे उतना ही I बढ़ना चाहिए। इसका मतलब अगर हम दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हैं, V और I के बीच में, I और V के बीच में, तो ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट होता क्या है बच्चों, मेटल्स में, ये मैंने एक मेटल के लिए ग्राफ बनाया है, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, बट ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन होता नहीं। मैं आपको इसका नॉन ओमिक बिहेवियर शो करके दिखाती हूँ। जब क्या होगा, आपने स्टार्टिंग में कुछ वोल्टेज दिया, इतना करंट बढ़ा, फिर उतना ही वोल्टेज दिया, इतना करंट बढ़ा, उतना ही वोल्टेज बढ़ाया, उतना ही करंट बढ़ा, उतना ही वोल्टेज बढ़ाया, उतना ही करंट बढ़ा, उतना ही वोल्टेज बढ़ाया। अब करंट तो बढ़ा लेकिन थोड़ा सा कम। ऐसा क्यों हुआ? करंट थोड़ा सा कम क्यों बढ़ा? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ चार्जेस हो जाएंगे मूव करने के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ चार्जेस, यहाँ तक तो नंबर ऑफ़ चार्जेस ने अपने आप को बैलेंस किया था, मतलब थोड़ा नंबर ऑफ़ चार्जेस बढ़े, थोड़ा बढ़े। मान लीजिए 2 चार्जेस हैं, मूव किया उन्होंने अच्छे से, 3 चार्जेस आए, मूव किया, 4 आए, अच्छे से मूव किया, 5 आए, अच्छे से मूव किया। अब मान लो एकदम से फिर 10 आ गए, एकदम से करंट यहाँ पर बढ़ गई ना, यहाँ तक तो बहुत बड़ी हो गई करंट। अब एकदम से बहुत ज़्यादा चार्जेस आ गए, तो उन चार्जेस में अब क्या होगा? कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन होगा मतलब रेजिस्टेंस आएगा, और रेजिस्टेंस आएगा मतलब करंट कुछ कम हो जाएगी। तो यहाँ से फिर करंट थोड़ा कम बढ़ती है, इसलिए ये जो ग्राफ है ये आपका फिर कर्व्ड शेप में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब इसने नॉन ओमिक बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक लिमिट तक ही ओमिक बिहेवियर शो करते हैं, उसके बाद में नॉन ओमिक बिहेवियर शो करने लग जाते हैं। इसको हमने बोल दिया नॉन ओमिक सर्किट्स। सेमीकंडक्टर के लिए ये ग्राफ किस तरीके का होता है, ये देखो, ये मैंने I शो किया, यहाँ पर V शो किया है। सेमीकंडक्टर में अगर मैं इस तरफ बढ़ाऊँ इसका वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाऊँ, तो ये इस तरीके से करंट इंक्रीज होती है। अगर मैं रिवर्स वोल्टेज दे दूं तो इस तरीके से करंट यहाँ पर ये होता है। तो इस तरीके से ग्राफ आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए ये भी किसकी तरह बिहेव करता है? एक नॉन ओमिक सर्किट की तरह बिहेव करता है। आगे आप सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले वैसे, ठीक है। उसके बाद अब एक टॉपिक और हमारे पास बचता है इस वीडियो के लिए, वो है आपका सुपर कंडक्टर्स। बच्चों अब ये कंडक्टर तो आपने पढ़ा है और इंसुलेटर भी आपने पढ़ा है, बट ये सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर मतलब बहुत ही अच्छा कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? 0 हो। तो रेजिस्टेंस 0 कब बन सकता है? रेजिस्टेंस 0 कब बन सकता है? अगर आप टेम्परेचर बहुत ही कम कर दीजिए, आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है ना। तो अगर हम रेजिस्टेंस बिल्कुल लो कर दें, बहुत ज़्यादा लो, बिल्कुल 0 डिग्री के बराबर, तो रेजिस्टेंस बिल्कुल उसका ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा लगभग, एंड बिकम्स सुपर कंडक्टर्स, और वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, ठीक है। मरकरी कब बनता है सुपर कंडक्टर? लगभग 4.2 केल्विन जब इसका टेम्परेचर होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिड्यूस करना तो पॉसिबल नहीं है टेम्परेचर को। ये जो लेड है वो इतने पे बनता है। प्लूटोनियम, कोबाल्ट और गैलियम, इन तीनों को मिलाकर आपने एक एलॉय बना दिया तो ये 18.5 केल्विन पे बनता है। अब इन सुपर कंडक्टर्स के यूजेस क्या होते हैं? इनमें से एक यूज़ तो आपने पढ़ना है अभी कुछ चैप्टर्स के बाद, ये बाकी आपने अभी नहीं पढ़ने हैं, बट इन्हें भी आप रखिए अपने माइंड में। पहला यूज़ होता है, इनका यूज़ होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाने में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा करंट कब फ्लो होगी? जब वो कोई सुपर कंडक्टर होगा, ठीक है। दूसरा, हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स में, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी पार्टिकल पढ़ते हो। थर्ड, ट्रांसमिशन ऑफ पावर्स में पढ़ते हो आप इसको। और फोर्थ, वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स के लिए इसका यूज़ होता है। तो बच्चों सुपर कंडक्टर तक आप ये समझ गए हो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशंस आप खुद कर लेंगे। मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी किरचॉफ्स लॉ।